तो जब आप किसी की पीड़ा को दूर करते हैं, कितना सुकून आप महसूस करते हैं, क्या बताइए? वो अकल्पनीय है। विश्वव्यापी संस्था है। लॉज नागेंद्र जो है वो उसकी एक इकाई है जो कि गोरखपुर में कार्यरत है। सारे धर्म ग्रंथों को पहले उनकी पूजा होती है और हम लोग राष्ट्रीय गीत गाते हैं। हमारी एक पुस्तक है जो व्यवहारिक ज्ञान है वो उसमें है। ये जो अंधविश्वास हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। कि पत्नी साहित्य की स्टूडेंट रही जी। आपकी कितनी रुचि है साहित्य में? अभी तो मैंने सामाजिक उन्नयन पर मैंने बात किया है, फिर अगला एक कार्यक्रम मैं आपके चिकित्सकीय व्यवसाय पर करूँगा, तो इसके लिए मैं आपकी अनुमति जरूर ले लेना। नहीं, आप जब चाहेंगे बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसे ये कहा जाता है कि हर अंधियारी रात के पीछे सुबह का सूरज छिपा होता है, क्योंकि जो कुछ दिख रहा है, जो भी हमारी उपलब्धि दिख रही है, उन उपलब्धियों के पीछे बहुत ही अथक परिश्रम छिपा होता है। कहा जाता है कि घोर तिमिर का जो अंधेरा होता है वो कोमल लौ से पराजित हो जाता है। यानी कोमल लौ का तात्पर्य वो श्रेष्ठ चरित्र की बात होती है कि जब हम श्रेष्ठ चरित्र धारण करते हैं तो हम किसी भी समस्या को, किसी भी आपदा को आसानी से पार कर लेते हैं या उसका समन कर देते हैं। तो आज हम ऐसे जगह बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, जो नाम के मोहताज नहीं हैं। इनके बारे में आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। आप गोरखपुर शहर के बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं, आप फिजिशियन हैं, और आप चिकित्सक, वैसे तो कहा ही जाता है कि भगवान का रूप होता है। चिकित्सक, जब कोई भी व्यक्ति जब पीड़ा से आतुर होकर के वो चिकित्सक के पास आता है तो उस पीड़ा का शमन करता है चिकित्सक। लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी चिकित्सक के साथ साथ एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो संस्था चरित्र निर्माण का कार्य करती है। चरित्र निर्माण जब किसी व्यक्ति का होता है तो समाज में एक बेहतर वातावरण स्थापित होता है। तो एक तो आप चिकित्सक हैं, दूसरे आप जिस संस्था से जुड़े हैं वो संस्था समाज में चरित्र निर्माण, यानी समाज की जो बुराइयां हैं, समाज की जो व्याधियां हैं, उसको दूर करते हैं उस संस्था के माध्यम से। तो शैलेंद्र जी से हम जानेंगे, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी से हम जानेंगे, इनके संस्था के बारे में तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनके जीवन वृत्त पर थोड़ा सा जानेंगे। क्योंकि आप, हमारे दर्शकों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी दवा खाते होंगे, आपसे परामर्श लेते होंगे, लेकिन आप उनके जीवन वृत्त के बारे में नहीं जानते होंगे। तो हम आज इनके जीवन वृत्त के भी बारे में जानेंगे, इनके संस्था के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे, और भी तमाम जो सामाजिक कार्य हैं इनके, उनके बारे में हम जानेंगे। तो डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने बताया है, तो चूँकि जीवन वृत्त पर थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, और आपके जो माता पिता हैं उनका नाम जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं। आज के इस आयोजन के लिए उमेश जी आपका बहुत बहुत अभिवादन, और दर्शकों को मेरा सविनय नमस्कार। मेरा जन्म स्थान गोरखपुर ही है। मेरे पिता स्वर्गीय श्री मुनीश्वर प्रसाद जी और माता स्वर्गीय श्रीमती शशि प्रभा जी, वो बिजनेस से संबंधित थे। इसी शहर में उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया, बढ़ाया। और अच्छा, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा मेरी बचपन में गोरखपुर में ही जुबली स्कूल से शुरू हुई। उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बीएससी किया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के प्रथम बैच का मैं छात्र रहा हूँ। यहीं से एमबीबीएस किया। एमडी मेडिसिन मैंने बीएचयू से किया, बीएचयू वाराणसी से किया। अच्छा। तो आप, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी बिजनेस व्यवसाय से जुड़े हुए थे जी, तो आपकी इच्छा कैसे इस पेशे में आने की हुई? चिकित्सक बनने की इच्छा आपकी थी या आपके पिताजी की थी, माता पिता की थी? क्या है इसकी कहानी, जरा सा हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, मेरे माता पिता ने स्वतंत्र छोड़ दिया था। ये मेरी ही इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें कि मुझे समाज का कुछ भला करने का भी मौका मिले और एक प्रतिष्ठित जॉब भी मैं कर सकूं। तो इस आशय से शुरू से ही मेरे मन में ये विचार थी कि मैं चिकित्सक ही बनूं। अच्छा,
मैंने शुरू के 1 वर्ष सरकारी सेवा में ज़रूर समय गुजारा, लेकिन उसके बाद मैं त्यागपत्र देके प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गया। अच्छा, तो किस सन से आप यहाँ प्रैक्टिस में हैं? 1986 से। अच्छा, 1986 से आप लगातार प्रैक्टिस में जी। मेरा विवाह MBBS के बाद ही हो गया था। अच्छा, विवाहोपरांत मैंने MD मेडिसिन किया। अच्छा, और कब किस सन में हुआ आपकी शादी कब हुई? 1980 में। अच्छा, डेट क्या है, एनिवर्सरी? 27 जनवरी 1980। अच्छा, 27 जनवरी 1980 को आपकी शादी जी जी जी। अच्छा, तो उधर मैं BHU चला गया अपना MD मेडिसिन करने के लिए, और इधर मेरी पत्नी जो हैं वो उन्होंने अपना गोरखपुर विश्वविद्यालय से MPhil किया, PhD किया। उन्होंने भी सरकारी अध्यापन का कार्य किया था। उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन से उन्होंने जॉब लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। अब वो अपना एक कृति कल्चरल सेंटर चलाती हैं, जिसमें कि पेंटिंग और नृत्य और संगीत की शिक्षा वो देती हैं, उसकी वो डायरेक्टर है। अच्छा अच्छा, वो आपके पत्नी का नाम क्या है? डॉक्टर उषा कुमार। डॉक्टर उषा कुमार जी। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं मेरे, एक पुत्र और एक पुत्री। बड़ी पुत्री है, वो भी चिकित्सक है, वो MD पैथोलॉजी है, गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा अच्छा। और पुत्र भी मेरा वो आर्मी में डॉक्टर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है। अच्छा अच्छा जी, वो एनेस्थीसिया में है। उसकी वाइफ भी गायनिकोलॉजिस्ट है, वो भी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो इस तरह से परिवार में अधिकांश सदस्य चिकित्सक ही हैं। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, पत्नी भी उनके भी नाम के आगे डॉक्टर लगा जी, हुआ है। उनके नाम के भले जी, ही जी। वो MBBS नहीं है, लेकिन जी, है कि जी। वो इस बेहतर कार्य वो भी कर रहे हैं। जी जी। चिकित्सक के बारे में समाज में हर व्यक्ति के अंदर बड़ा सम्मान होता है जी और उस सम्मान की रक्षा करना चिकित्सक का दायित्व है। जी। तो जब आप किसी की पीड़ा को दूर करते हैं, जी। जो शारीरिक पीड़ा लेकर के व्यक्ति आपके पास आता जी। है, तमाम सारी व्याधियों से ग्रसित होकर के जी। व्यक्ति आपके पास आता है, तो जब आप किसी की पीड़ा को दूर करते हैं तो कितना सुकून आप महसूस करते हैं, क्या बताइए? वो अकल्पनीय है। अकल्पनीय। वो सुख मैं उसको किसी चीज़ से तौल नहीं सकता। तौल नहीं सकता। हाँ। ये आत्मसंतुष्टि जो होती है, यही प्रोफेशन की गरिमा को बढ़ाती है जी और ये लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। जी। चाणक्य का एक श्लोक है अच्छा। कि 4 मित्रों के बारे में उसने बताया है। तो उसमें आया है कि विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्यायादित्तस्य औषधि मित्रम धर्मम मित्रम मृत्युस्य च। अच्छा। कि विद्या विदेश में मित्र होती है। जब कोई आपका साथ नहीं देता है जी, तो जी। उस समय जो आपका ज्ञान है, जो हुनर है, वही आपका मित्र होता है। बहुत सुंदर। और भार्या मित्रम गृहेषु च, घर की मित्र स्त्री होती है। जी। जब कोई साथ नहीं देता है तो बूढ़ा बूढ़ी पति पत्नी एक साथ अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो उसी तरह से व्यायाधितस्य औषधि मित्रम, अगर व्याधि हो जाए तो औषधि ही मित्र है। जी 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 जी। आप 1 करोड़ रुपया रखे हो, हाँ, अपने पैर पर ले आकर रख दीजिए, वो दर्द खत्म नहीं होगा जब तक एक पैरासीटामॉल या कालपाल की गोली आप नहीं खाएंगे। तो व्याधि की मित्र जो है औषधि होती है, और उस औषधि का जो प्रदाता होता है वो चिकित्सक होता है। जी। और धर्मम मित्रम मृत्यु से, मृत्यु के समय कोई भी सामान आप स्वर्ग में नहीं ले जा सकते, अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो श्रेष्ठ कार्य जो है, जो चरित्र निर्माण की बात आपके बारे में जो कही जा रही है, वही श्रेष्ठ कार्य ही आपके साथ जाता है। ये जीवन के जो 4 मित्र हैं, ये साथ नहीं छोड़ते हैं, ये हमेशा हमेशा जो है आपके साथ रहते हैं। तो उस अवधारणा को एक चिकित्सक जो है वो प्रमाणित करता है। तो बड़ा अच्छा लगा। अब मैं थोड़ा सा जो है अब मैं पूरी बात जो है आपके इस जो आपका ये जो कार्य है जी, तो जो आपकी संस्था है जी। सबसे पहले तो जैसे हम पीछे देख रहे हैं कि लाज नागेंद्र है जी, लेकिन इसकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मैसेनरी इसकी संस्था है, मैसेनरी। वो क्या है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैसेनरी एक विश्वव्यापी संस्था है जिसमें कि विश्व बंधुत्व पर आधारित सारे धर्म के लोग उसके सदस्य बन सकते हैं। और इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो है कि हम समाज के एक व्यक्ति को जो हमारा सदस्य बनता है उसको
और बेहतर बनाएं, उसके चरित्र का निर्माण करें। बिल्कुल। हमारा सिद्धांत इसमें ये है कि इसको फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन से हम लोग इसका तुलना करते हैं। हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति का पिता वो परमेश्वर है और हर व्यक्ति जो है वो उसमें दूसरे व्यक्ति के प्रति भाई की तरह स्नेह होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो कार्य है जी, जैसे आपने अपना उद्देश्य बताया, तो जो आप कार्य करते हैं समाज में कैसे लोगों को आप अपनी संस्था से जोड़ते हैं जो आपके कार्यों में आपका सहभागी बन करके उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं? देखिए, समाज में हम कुछ चैरिटेबल वर्क भी करते हैं। तो जब हम चैरिटेबल वर्क करते हैं तो वो लोगों की निगाहों में आता, तो ऐसे लोग हमसे मिलते हैं तो वो हमारे संस्था के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा कार्य करने की उत्कंठा तो हर व्यक्ति के अंदर है। बिल्कुल। और उसको लगता है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो निश्चल भाव से कर रहे हैं और अच्छे तरह से कर रहे हैं, तो वो हमसे जोड़ना चाहते हैं। तो जब वो जोड़ना चाहते हैं तो वो हमारे संस्था के प्रति, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, उससे उनको पता चलता है। फिर जो हमारे सदस्य हैं उनको वो देखते हैं, उनसे वो पूछते हैं, फिर वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम बनना चाहते हैं। तो हमारे ही किसी एक सदस्य को वो प्रस्तावक के रूप में हमारे पास भेजते हैं और उनके प्रस्ताव का जब हमारी समिति के द्वारा अनुमोदित होता है कि नहीं भाई ये बेहतर व्यक्ति हैं, ये हमारी संस्था में जुड़ना चाहते हैं, हम लोग को इनको लेना चाहिए, तो उनको हम सदस्य बनाते हैं। अच्छा। इस तरह से लोग हमसे जुड़ते हैं। तो क्या मानक आपने रखा है? जैसे आपसे जो जुड़ते हैं, मान लीजिए आप चिकित्सक हैं जी, तो आपकी इस संस्था से जुड़ने वाला हर व्यक्ति चिकित्सक ही होगा? नहीं, या ऐसा समाज बिल्कुल के नहीं, किसी और ऐसा वर्ग? बिल्कुल नहीं है। समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो अध्यापन से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, वो सब हमारी संस्था के सदस्य होते हैं। हमारे बस 2 मानक हैं जिनको मानना बहुत आवश्यक है। अच्छा। एक तो ये कि वो 21 वर्ष से ऊपर की आयु के हों, मैच्योर हों, ठीक। और दूसरा वो जिस भी धर्म के हो, धर्म का कोई बंधन नहीं? धर्म का बंधन नहीं, लेकिन उनको अपने धर्म के ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा हो। अच्छा, आस्था होनी चाहिए। जी, जिनकी ईश्वर में आस्था नहीं है उनको हम अपना सदस्य नहीं बनाते। नहीं बनाते। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी जो इसके पीछे हम देख रहे हैं बैकग्राउंड में, इलाज नागेंद्र नंबर 348, ये क्या है? देखिए, मैसनरी विश्वव्यापी संस्था है और लगभग 190 देशों में ये कार्यरत है। तो हर देश में इसका एक हेड ऑफिस होता है, सेंट्रल हेड ऑफिस, उसको ग्रैंड लॉज कहते हैं। और उस देश के विभिन्न शहरों में उसकी इकाइयाँ होती हैं, उन इकाइयों को लॉज कहते हैं। तो हर लॉज को एक नंबर दिया जाता है जिससे कि ये पहचान होती है कि ये लॉज इस शहर में कार्यरत है। ये हमारे देश में ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया है जिसका केंद्रीय कार्यालय हेड ऑफिस दिल्ली में है। अच्छा। लॉज नागेंद्र जो है वो उसकी एक इकाई है जो कि गोरखपुर में कार्यरत है और इसका नंबर 348 है। तो अगर हम कहीं भी हमारी संस्थाओं के बीच में बात होती है कि लॉज नंबर 348 में क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि लॉज नंबर 348 नागेंद्र में क्या हुआ। अब इस लॉज का नाम, हर लॉज का नंबर तो अलग होता ही है, नाम किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से अलग अलग दिया जाता है। जैसे इस लॉज का नाम नागेंद्र दिया गया है, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य, बहुत ही एक्टिव सदस्य रहे हैं डॉक्टर आनंद वर्धन पाठक। अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो नहीं हैं, सर्जन थे, कुशल सर्जन थे। उनके पिता कुलपति रहे हैं प्रोफेसर शीतला प्रसाद नागेंद्र, उन्हीं के नाम पर इस लॉज का। अच्छा, ये एसपी नागेंद्र जी के नाम पर? जी जी, तो उन्हीं एसपी नागेंद्र जी स्वयं अपने आप में एक बड़ा नाम है, बड़ा नाम और थे, शिक्षा जगत के मूर्धन्य जो है जी जी वो जी प्रतिष्ठित व्यक्ति जी, ये हम लोग का सौभाग्य है कि ये नाम मिला और हम लोग इस
संस्था से जुड़े। बिल्कुल जी। ये तो उनके प्रति एक श्रद्धांजलि हो गई। जी, जी। और उनके आदर्शों को जीवंत रूप प्रदान करने का ये प्रयास हो गया। बिल्कुल कि बिल्कुल। आप अपने देश में और इस जी। शहर में, गोरखपुर जैसे इस जी। शहर में, जहाँ के नागेंद्र जी जी। गौरव थे, जी जी। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम जो भी कार्य करें उसके पीछे नागेंद्र जी की आत्मा हमको आशीर्वाद दे। आशीर्वाद। इसलिए हम वो कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का नाम इससे जुड़ा है जो हम सब लोगों के लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो ये शीतला प्रसाद नागेंद्र जी, इनके परिवार का सहयोग इस संस्थान में कितना मिलता है आपको? बहुत मिलता है। इनके तीनों पुत्र अच्छा। हमारे सदस्य हैं। डॉक्टर आनंद वर्धन पाठक तो अब नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर श्री वर्धन पाठक और अशोक वर्धन पाठक, ये लोग बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं हमारे, और ये पूरे तन मन से इस संस्था में लगे रहते हैं। इस संस्था के आदर्शों को बढ़ाने में, सदस्यों को बढ़ाने में और सारी एक्टिविटीज़ में भरपूर मदद करते हैं। अच्छा जी। तो जैसे आपकी संस्था का मूल उद्देश्य है बेहतर चरित्र निर्माण। जी। तो बेहतर चरित्र निर्माण, जैसे मान लीजिए आपके संस्था के कुछ सदस्य होंगे, 150 संख्या होगी। जी। तो जो संस्था से आपसे जुड़ा है निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ चरित्र का व्यक्ति होगा। जी। तो समाज में इस श्रेष्ठतम चरित्र की व्यापकता हो, समाज में वो व्यापे, तो इसके लिए जो आपके कार्य होते हैं, कैसे समाज में आप घुसपैठ बनाते हैं और समाज के लोगों को उनके अंदर जो है जागृति पैदा करते हैं, क्या है इसका? देखिए, हमारी संस्था में महीने में एक बार मीटिंग होती है। अच्छा। तो हर मीटिंग में जो हम नए सदस्य को अपने साथ लेते हैं, उसको एक तो हम बेहतर चरित्र निर्माण के लिए दीक्षित या संस्कारित करते हैं। उसके हमारे अपने अनुष्ठान हैं, नियम हैं, जिनके अंतर्गत उनको हम शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, और उसमें कुछ प्रतीकों का भी हम सहायता लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, मेसनरी, जिसको मिस्त्री कहते हैं, जो कि भवनों का निर्माण करते हैं, विशाल भवन निर्माण करते हैं, वो करनी का, छेनी का प्रयोग करते हैं, और एक छोटे छोटे औजारों से एक अत्यंत विशाल और सुंदर भव्य इमारत का निर्माण करते हैं। तो हम इन प्रतीकों का, छेनी का, करनी का, इन प्रतीकों को के बारे में बताते हुए अपने सदस्य को अच्छे चरित्र की निर्माण के लिए, उनके आध्यात्मिक उन्नयन के लिए संस्कारित करने का प्रयास करते हैं। उसके क्रम बने हुए हैं हमारे मीटिंग में कि इस तरह करना है, और इस तरह से जब हम करते हैं तो हर मीटिंग के बाद हम चैरिटी के लिए, समाज के लिए, चैरिटी के लिए कुछ धन संग्रह करते हैं। अच्छा। जो कि हर सदस्य अपनी स्वेच्छा से, जो भी उसकी इच्छा हो, वो मीटिंग के बाद में वो देता है, सहयोग राशि देता है। उस सहयोग राशि का हम प्रयोग करते हैं सामाजिक अच्छे कार्यों के लिए, जैसे किसी अस्पताल में शेड का निर्माण हुआ, स्कूल में इमारत का निर्माण हुआ, या भूकंप हुआ, या बाढ़ हुआ, उसमें जो मदद देनी हो। तो इस तरह से जब मदद का कार्य करते हैं तो वो समाज के लोगों की निगाहों में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब निगाहों में आता है तो लोग आकर्षित होते हैं, तो स्कूल भी चलाते हैं। अच्छा। बड़े शहरों में हमारे अस्पताल और रियायती दर पर चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे समाज का वह वर्ग जो कमज़ोर वर्ग, हाँ, जो बेहतर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता है, समाज का वह वर्ग जो बेहतर इलाज नहीं करा पाता है, जी जी, तो उन लोगों के लिए आपकी संस्था किस तरह से कार्य करती है? उन लोगों के लिए हमारे जो चैरिटी का धन संग्रह होता है, तो हमारी प्राथमिकता रहती है कि उसको उन लोगों को पहले दिया जाए। अच्छा। जिनको ज़रूरत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह आप अपने हेडक्वार्टर से हट के भी चलाते हैं, या फिर सारी व्यवस्था आपकी? ये हमारे सदस्यों के द्वारा ही बताया जाता है। अच्छा। वो हमारे सदस्यों को, हमारे सदस्य समाज के हर हिस्से से आते हैं, तो जब भी चैरिटी की बात हम करते हैं अपनी मीटिंग में,
तो वो हमारे सदस्य बताते हैं भाई वहाँ पर इस बात की ज़रूरत है, वहाँ पे इस बात की ज़रूरत है। तो हम लोग उस संस्था में जाते हैं या उस जगह जाते हैं, देखते हैं क्या ज़रूरत है और उसके हिसाब से अपने संसाधन के हिसाब से उनको मदद करते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आम व्यक्ति मान लीजिए जी, वो चाहता है कि आपके संस्था के लोग उसके इलाके में कोई कार्य करें, जी, तो वो आपके किसी सदस्य से संपर्क करेगा या आपके इस कार्यालय पर संपर्क करेगा? वो हमारे संस्था के किसी भी सदस्य से, किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकता है और हम लोग उसके जो भी भरसक मदद करना संभव होगा वो करते हैं। कभी कभी हम लोग किसी पूरे एक एरिया को अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। एक गांव को ही अडॉप्ट कर लिया, उस गांव के बारे में वहाँ पर मान लीजिए लाइटनिंग नहीं है तो वहाँ सोलर लैंप्स या इस टाइप की चीज़ें लगवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो भी संभव दिखता है उस वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से उसको मदद करने की कोशिश करते हैं। चूँकि जैसे आप चिकित्सक हैं तो संभवतः आपकी संस्था में बहुत सारे चिकित्सक जुड़े होंगे। समाज में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है चिकित्सा सेवा की। जी, गांव में तमाम सारी बीमारियां होती हैं, तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जो शहर में नहीं आ पाते हैं। जी, उम्र ऐसी होती है जिसमें उनको जैसे आँख की प्रॉब्लम हो गई, कान की प्रॉब्लम हो गई, वृद्धावस्था में तमाम सारी व्याधियां उन्हें घेरती हैं। जी। तो क्या इस तरह का कोई मेडिकल कैंप वगैरह भी आप लोग लगाते हैं गाँव में? हाँ, विभिन्न कैंप हम लोग गांव में लगाते हैं और उनको गांव में जाके जैसे मेडिकल एजुकेशन, तम्बाकू निषेध के बारे में, हाँ बिल्कुल, इस तरह की शिक्षा भी देते हैं ताकि वो इस व्यसन में पढ़ के अपना स्वास्थ्य ना खराब करें। बिल्कुल नहीं। जैसे अब डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के क्लिनिक में आने के लिए कोई पेशेंट आएगा तो उसको फीस जमा करनी पड़ेगी, भारी भरकम फीस जमा करनी पड़ेगी, तब वो आपसे संपर्क कर पाएगा। तो कोई एक आम आदमी अगर चाहे कि हम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की दवा, शैलेंद्र कुमार से हम परामर्श लें और वो अपने गांव में लें, तो ये संभव है आपके कैंप के द्वारा? ये बिल्कुल बिल्कुल संभव है, क्योंकि बिल्कुल जहाँ भी हम कैंप लगाते हैं निःशुल्क लगाते हैं और कोशिश यही करते हैं कि वहाँ पर उनको दवाएं और जांच की सुविधा भी निःशुल्क रहें। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ब्रांड हैं आप। जी जी जी। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार एक ब्रांड हैं और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के क्लिनिक पर अगर कोई नहीं आ पा रहा है जी, किसी कारणवश, धन के अभाव में जी, या अवस्था के चलते नहीं आ पा रहा है, तो डॉक्टर शैलेंद्र कुमार स्वयं वहाँ अपनी टीम लेकर के पहुँच जाएं, तो ये तो एक बेहतर व्यवस्था हुई ना ये समाज की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो लाज नागेंद्र है, जी, जैसे आपदा की बात आपने किया, तमाम सारी आपदाएं आती रहती हैं। जी, गोरखपुर में हमें लगता है कि 1998 में भीषण बाढ़ आई थी यहाँ, जी, बहुत भयानक त्रासदी झेला था गोरखपुर। तो उस दरमियान आपकी संस्था ने कुछ कार्य किया था या उसमें इसका अस्तित्व नहीं था, क्या था? नहीं, उस समय लाज नागेंद्र का अस्तित्व नहीं था। अच्छा। लाज नागेंद्र का अस्तित्व तो 2006 में आया है। अच्छा। लेकिन जो नेपाल में भूकंप आया था, अच्छा, नेपाल में, हाँ, तो उसमें हमारे यहाँ से लॉज नागेंद्र की ओर से बहुत काफ़ी सहायता सामग्री ट्रकों में भर के भेजी गई थी। अच्छा। तो आपका जो सहयोग राशि आप इकट्ठा करते हैं, तो क्या ये सहयोग राशि पर्याप्त होती है या फिर आपको बाहर से भी लोगों से आग्रह करना पड़ता है कि भाई हम इस देखिए कार्य में आप हमारा सहयोग करें? आग्रह तो हम करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा संयोग रहा है कि जितना हमारा लक्ष्य है उससे ज़्यादा ही हम लोग को मिल जाता है। अच्छा, मिल जाता है। जी, ये मैंने देखा है कि अगर लोग ये जानते हैं कि जो भी चैरिटेबल काम करने के लिए पैसा मांग रहा है और अगर उस ईमानदारी से मांग रहा है, ईमानदारी से वो कार्य करता है, तो लोग पैसा देने में कभी नहीं चकते। कभी कमी हम लोग को नहीं महसूस हुई। अगर मैंने 100 रुपये की इच्छा की है तो मुझे 120 रुपया ही मिला है, 90 रुपया कभी नहीं मिला है। चूँकि एक ऐसा वर्ग इस संस्था से जुड़ा हुआ है। जी, जैसे गीता में भगवान ने एक जगह, भगवान कृष्ण ने अपने उपदेश में एक जगह कहा है ना कि यद्यदा चरति श्रेष्ठ अस्तत्व देवेत्रो जना सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदन वर्तते। मतलब
कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है जी उसी का अनुकरण नीचे के लोग करते हैं। बिल्कुल भगवान ने कहा कि मैं चाहूँ तो तीनों लोगों की कोई भी वस्तु मात्र इच्छा मात्र से मैं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आता हूँ और कर्म करके दिखाता हूँ ताकि लोग ये कहें कि भगवान ने भी कर्म किया। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप कैसे तैयार करते हैं? देखिए, कार्यक्रमों की रूपरेखा तो हमारे जो मीटिंग है उसी में तैयार होती है। पिछले कुछ वर्षों से कोरोना के वजह से हम लोग का ये कार्यक्रम थोड़ा सा बाधित रहा है, लेकिन और संस्थाएं भी चूँकि मीटिंग अलाउड नहीं थी उस समय कोरोना की वजह से, तो अब फिर वो एक्टिव हो रहा है। तो ये हम लोग अपनी मीटिंग में कई प्लान अभी कर चुके हैं और उसको अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अभी आप लोग शायद कोई आयोजन करने की व्यवस्था आपकी 17 जून को कोई आप आयोजन करने जा रहे हैं जी, क्या है ये हमारा इस्टेब्लिशमेंट दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे नागेंद्र लॉज का इस्टेब्लिशमेंट का ही वो तारीख है 17 जून। तो उस दिन हम लोग अपने जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको सम्मान करेंगे, जो इतने साल से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी आगे की योजनाएं डिस्कस करेंगे और इस तरह से इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। जी, जैसे परिवार दिवस भी मना रहे हैं हम लोग उस दिन, ताकि आपस में भाईचारा और समन्वय और बढ़े। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर ने कुछ ऐसी अद्भुत क्षमता दी है कि उस क्षमता का प्राकट्य जो है, उस क्षमता की पहचान कराना जो श्रेष्ठ जन है उनका दायित्व है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक न एक सभी को सबके अपने व्रत हैं, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। यानी जो पत्ता होता है ना पेड़ का, अरे जीवन में इस जग में चर और अचर जो भी है सबके अपने कर्म हैं और उस कर्म में सारे लोग लयबद्ध हैं। तो एक पत्ता को भी उस कवि ने कहा कि वो आतप सहता है, वो धूप और पानी को सहता है, उसके बाद तब वो छाया प्रदान करता है, इस वसुधा को छाया प्रदान करता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता। तो ये सब चीज़ें जो है, तो सामर्थ्य का जो ज्ञान है उसको आप जागृत, उन्हें उत्साहित करते हैं, किस तरह से करते हैं? हमारे संस्था की कुछ प्रतिबद्धताएं हैं जिनको हम अपने सदस्यों में फैलाते हैं, जैसे ब्रदरली लव, रिलीफ एंड ट्रुथ, ये हमारे मूलभूत तत्व हैं। आप अपने सदस्यों के प्रति और जन समुदाय में किसी के प्रति भाई की तरह स्नेह रखिए, उसको वही स्नेह दीजिए जो आप अपने सगे भाई को देते हैं, और सत्य पर आधारित व्यवहार करिए। जब ये हम उनके साथ करते हैं तो नेचुरली इस चीज़ को वो अप्रिसिएट करते हैं और इसी चीज़ को वो प्रोपेगेट करते हैं। तो इस तरह से जो आपने कही, हम लोग इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सामर्थ्य का ज्ञान करा देना। जी जी। अब थोड़ा सा धर्म के बारे में आपसे बात करूँ। जी। जैसे आपने कहा कि हमारे संस्था का कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो सकता है जी, लेकिन उसकी उस अपने धर्म में आस्था होनी चाहिए जी। तो धर्म के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपकी संस्था का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, बताइए जरा सा हमारे दर्शकों। बड़ा सीधा कॉन्सेप्ट है हमारे। हम हर धर्म के व्यक्ति को अपने सदस्य के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारी जब मीटिंग होती है तो सारे धर्म ग्रंथों को खोला जाता है, पहले उनकी पूजा होती है और फिर हम अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। अच्छा। और फिर जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो सारे धर्म ग्रंथों को बंद करते हैं और हम लोग राष्ट्रीय गीत गाते हैं और उसके बाद अपनी मीटिंग अंत करते हैं। तो सर्वधर्म संभाव वाली भावना है। नहीं, तो आप महाभारत के उद्योग पर्व में इसके बारे में जी विदुर जी ने जो है बताया है। जी। जैसे धृतराष्ट्र ने एक सवाल पूछा कि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो धर्म ग्रंथ और साहित्य पढ़ के और जान जाएंगे धर्म क्या है, लेकिन अगर कोई गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके सामने संकट आ जाए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तब वो कैसे जानेगा
कि मैं कैसे धर्म कार्य कर रहा हूँ या अधर्म कर रहा हूँ, अच्छा कार्य कर रहा हूँ या बुरा कार्य कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक सूत्र दिया है। तो वो एक श्लोक उन्होंने कहा कि न तत्परस संदध्यात् प्रतिकूलम यदात्मनम संग्रहेणेश धर्म स्यात् कामादन्य प्रवर्तते। कि जब आपके सामने ये संकट हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, तो उस समय आप ये सोचिए कि जो कार्य मैं किसी दूसरे के प्रति करने जा रहा हूँ, वही कार्य अगर वो मेरे प्रति करे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर। अगर अच्छा लगे तो समझिए कि वो कार्य अच्छा है, वो कार्य धर्म का है, और वो बुरा लगे आपको तो समझिए ये अधर्म है। यानी अगर आप किसी को गाली देने जा रहे हैं तो आप सोचिए कि कोई मुझे गाली देगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो आपको निश्चित रूप से वो गाली बुरी लगेगी, तो गाली देना ये अधर्म है। तो समाज के लोगों के बीच में जो है जैसे तमाम सारी भ्रांतियां होती हैं धर्म को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, तो इन भ्रांतियों को दूर करने में आप लोग किस तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से किस तरह से मदद करते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हमारी एक पुस्तक है जिसको कि हम अपनी संस्था की गीता कहते हैं, बाइबल कहते हैं, उसको रिचुअल बुक कहते हैं। अच्छा। एक छोटी सी पुस्तक है। तो जो कुछ आपने बताया है, अच्छा, वो सारी धर्मों का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो उसमें है। बिल्कुल। तो उसको हम अपने जब मीटिंग होती है तो उसको हम बताते हैं और अपने हर सदस्यों को उसका एक पोर्शन देते हैं कि वो तैयार करके आएँ और सबको पढ़ाएं। आज मेरा तीसरा पुस्त है ये। अच्छा, इस संस्था से? जी। तो ऐसे ही 3-3, 4-4 जनरेशन से अगर लोग हैं चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है जो उनको बांधे, कोई उनको बांधे हुए है। और निश्चित रूप से अगर कोई इस तरह से पुस्तकों तक बांधता है तो वो ताकत तो ईश्वरी ही है, और कोई ताकत नहीं हो सकती। निश्चित रूप से। अच्छा, एक चीज़ और, मैं चूँकि आप चिकित्सक होने के नाते समाज में तमाम सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं, तमाम ऐसी सोच है जिस सोच को लोग जो है त्याग नहीं पाते हैं और तमाम सारी व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं। ये जो अंधविश्वास हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं और अधिकांशतः तो लोग समझ जाते हैं और दवाओं से उनका उपचार करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे अब लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, लोगों में जानकारियाँ बढ़ रही हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है। तो आपके अगर व्यक्तिगत जीवन पर मैं एक सवाल कर दूं कि आप, जैसे आपकी पत्नी साहित्य की स्टूडेंट रहे हैं और जुड़ी भी हैं साहित्य और नाट्य जगत से जुड़ी हुई हैं, आपकी कितनी रुचि है साहित्य में? कोई बचपन की कविता, कोई गीत जो आपकी हावी रही है, जरा उसको भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, साहित्य में रुचि तो ऐसा हम नहीं समझते कि किसी भी व्यक्ति का नहीं होगा, वो रहती है। बिल्कुल। वो रहती है, लेकिन अभी लेखन में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिसको कि मैं आपको कोट कर सकें। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का एक मन में बचपन की विचार रहा है याद जो आपको नहीं, ऐसी कोई फिल्म देखने का शौक था? हाँ, फिल्म देखने का शौक रहा है। फिल्म का कोई गाना होना है जो आपको बहुत जवानी में आप बहुत गुनगुनाते रहे हो, जो आज तक जो है वो लगातार आपके जेवा पर? बताइए। इस समय तो नहीं याद आ रहा है। अच्छा, चलिए फिर जो है अभी तो मैंने ये आपकी संस्था जी और सामाजिक उन्नयन पर मैंने बात किया है जी, लेकिन अब आपसे मैं एक कमिटमेंट ले लेना चाहता हूँ कि फिर अगला एक कार्यक्रम में आपके चिकित्सकीय व्यवसाय पर, किसी बेहतर या समस्त रोगों पर जी, उस पर मैं एक कार्यक्रम आपसे करूँगा। तो इसके लिए मैं आपकी अनुमति जरूर ले लेना। नहीं, आप जब चाहेंगे बिल्कुल, मुझे खुशी होगी कि मैं इस तरह के कार्यक्रम में एक चिकित्सक बड़ा जो है समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है और वह तो परामर्श देता है, तो उसकी बातों से बातों से जीवन मिलता है, तमाम सारी व्याधियाँ खत्म होती हैं, तमाम सारे अवसाद खत्म होते हैं। बड़ा अच्छा लगा। दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने, चूँकि आप एक चिकित्सक हैं और चिकित्सक होने के साथ साथ जो आपकी संस्था है, वो संस्था समाज में जो चरित्र निर्माण के लिए कार्य कर रही है, बड़ा ही बेहतर उद्देश्य है आपका, आपकी संस्था का। तो निश्चित रूप से ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको भी अपना चरित्र उन्नयन करने में
सहायता मिली होगी। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच में बताया है कि समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को ये लगता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी कुरीति है, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्याधि है, तो आप संस्था के किसी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं या स्वयं डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का तो पता बड़ा स्थिर है जो है शहर में, वो आसानी से मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से आप लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपना अमूल्य समय दिया, चूँकि चिकित्सक का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और हमसे बेहतर बात किया, अपने संस्था के उद्देश्यों को रखा, तमाम सारी जानकारियाँ आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।